दूसरे दिन अखबारों में पठानकोट छावनी में धमाका की खबर इन सुर्खियों के साथ छपी कि पाकिस्तानी कमांडोज और तकरीबकार भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में धमाका किया। किसी भी अखबार में यह खबर नहीं छपी थी कि पठानकोट छावनी की सबसे कीमती और सबसे बड़ी और जदीद तोप के परखचे उड़ा दिए गए हैं। मैं नीचे होटल में आकर नाश्ता करने लगा। वहाँ एक खदरपोश और कांग्रेसी टोपी वाला हिंदू लाला पठान कोट छावनी के धमाके पर तबसरा कर रहा था और बेहद गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। दूसरे हिंदू सिख उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। करौंडिया रात को मेरे कमरे में प्याली में थोड़ा सा ज़ाफ़रान भगोकर इस ताकीद के साथ रख गया था कि सुबह माथे पर तलक लगाकर नीचे आऊं। चुनांचे उस वक्त मेरे माथे पर हिंदुओं की तरह ज़ाफ़रान का आध इंच लंबा निशान मौजूद था। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए हिंदी अखबार में रेलगाड़ियों की औकात पढ़ रहा था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर से शाम के वक्त रवाना होती थी। ये गाड़ी दिल्ली से होती हुई बम्बई जाती थी। मैंने इस गाड़ी में जाने का फैसला कर लिया। चुनांचे नाश्ता करके ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर का खाना ऊपर भिजवा दिया गया। मैं कमरे में ही पड़ा अपने नए सफर के बारे में सोच और विचार करता रहा। मुझे अपना यह सफर मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों में गुम होकर अपने आप को छुपाकर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो सकता था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर रेलवे स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलती थी। मैं 6 बजे के करीब कमरे से निकलकर नीचे होटल में आ गया और कोने वाली मेज पर बैठकर चाय पी और करीम रोल खाए। मैं अपना पेट ज्यादा से ज्यादा भर लेना चाहता था। करौंडिया इस वक्त काउंटर पर नहीं था। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं चाय खत्म करके उठा और बड़ी बेनियाजी से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी उतरकर बाजार में आ गया। 1 मिनट बाजार में खड़ा जायजा लेता रहा। करौंडिया कहीं आसपास तो नहीं है। बाजार की रोशनियों में वो कहीं दिखाई न दिया। मैं कदम कदम चलता बिजली वाले चौक से गुजरकर हाल बाजार में आकर पान वाले हिंदू की दुकान पर खड़ा हो गया। हिंदू पटवारी ने हंस कर कहा, क्यों गंगाराम, आज तो बड़े हीरो बने हुए हो। पतलून और जैकेट मामू ने लेकर दी है। मैंने गूंगों की तरह हाथ हिलाकर गूं किया और हंसता हुआ बाजार में यूं आगे की जानिब चलने लगा जैसे टहल रहा हूं। चंद कदम चलने के बाद पीछे देखा। करौंडिया अब भी नजर न आया। गोया मैदान साफ था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मस्जिद खैरुद्दीन के करीब एक खाली रिक्शा आ गया। मैं लपक कर उसमें बैठ गया और सिख रिक्शा ड्राइवर से कहा, स्टेशन चलो। हाल दरवाजे के नीचे से रिक्शा गुजरा। सामने कंपनी बाग को जाने वाला बड़ा पुल आ गया। सिख ड्राइवर पूरा जोर लगाकर पुल की चढ़ाई चढ़ने लगा। रिक्शा पुल के ऊपर जाकर दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क की ढलान उतरने लगा। अमृतसर स्टेशन पर काफी रश था। जनता एक्सप्रेस के जाने का वक्त हो रहा था। मुसाफिर अपना अपना सामान लिए अंदर जा रहे थे। मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं स्टेशन से चंद कदम पीछे उतर गया। रिक्शे वाले को 2 रुपए देकर रेलवे स्टेशन की इमारत के बजाय सामने वाले होटल की तरफ चल पड़ा। जब मैंने देखा रिक्शा ड्राइवर नजरों से ओझल हो गया है तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। टिकट वाली खिड़की पर रश था। जनता एक्सप्रेस में कोई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं थी। मैंने कतार में खड़े होकर टिकट लिया और मफलर से मुंह छुपाकर प्लेटफार्म पर आ गया। जनता एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर लग चुकी थी और मुसाफिर उसमें अपना अपना सामान रख रहे थे। यहाँ सिपाही और सीआईडी के आदमी भी थे, मगर मैं बड़े एतमाद के साथ एक डब्बे की तरफ बढ़ा और दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें दाखिल हो गया और कोने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने अपने मुंह से मफलर हटा दिया था ताकि किसी को खामखा शक न हो। इस तरह से मेरा चेहरा पहचाने जाने का भी खतरा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर दिया और लाइन या प्लेटफार्म पर खड़े ठेलों की तरफ तकने लगा। एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। गाड़ी चलने में अभी कुछ देर थी। एक सिपाही हमारे डब्बे में दाखिल हो गया। मेरा दिल उछलकर हलक में अटक आया। या अल्लाह खैर, ये बला अंदर क्या लेने आई है। सिपाही ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, कुली के पैसे क्यों नहीं देते लाला। बाहर एक सिख कुली खड़ा शोर मचा रहा था कि लाला जी ने 5 रुपए तय किए थे, अब 1 पैसा भी नहीं देता। लाला जी ने हाथ जोड़कर सिपाही से कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो, ये लें 5 रुपए, मेरी गर्दन ना दबाएं महाराज। उसने जेब से रुमाल निकाल कर खोला। उसमें से 5 रुपए का मैला कुचैला सा नोट सिपाही को दिया।
तो उसने गर्दन छोड़ दी और नोट कुली की तरफ फेंक कर कहा, ये लो सरदार जी अपनी मजदूरी, और डब्बे से उतर गया। मेरी जान में जान आई। सिख सिपाही चला गया तो हिंदू लाला उसके खिलाफ जहर उगलने लगा। महाराज ये सब कुलियों से मिले होते हैं। अंधेर नगरी है महाराज, कांग्रेस को हमारी दशा की कोई खैर नहीं महाराज। इंजन ने सीटी बजाई और दूसरी वेसल दी तो प्लेटफार्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक धचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफार्म से खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मफलर सर पर लपेट लिया और हाथ गर्म जैकेट की जेबों में ठोंस कर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। डब्बे में हिंदू पठानकोट के धमाके के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो पाकिस्तानी फौज से खौफजदा हैं। गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को दूसरे हिंदू सिख मुसाफिरों की ओट में छुपा दिया। ज्यादा रश की वजह से किसी ने खास तौर पर मेरी तरफ तवज्जो न दी, मगर जालंधर छावनी का रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरे की जगह थी। मुझे इस स्टेशन से डर लग रहा था। जल्दी ही गाड़ी छावनी के स्टेशन पर पहुंच गई। जितनी देर गाड़ी जालंधर छावनी पर खड़ी रही मैं बाथरूम में छुपा रहा। गाड़ी चली तो बाहर निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ हिंदू मुसाफिर बैठा था। उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे मैं सो रहा हूँ या सोना चाहता हूँ। हिंदू मुसाफिर भी कुछ देर बाद ऊँघने लगा। अम्बाला छावनी पर भी मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगर मैं टेक लगाए बजाय सो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर प्लेटफार्म को बराबर तक रहा था। यहाँ पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी गुजर रहे थे। अम्बाला छावनी भी खैरियत से गुजर गई तो मेरठ छावनी की तलवार सर पर लटकने लगी। मेरठ छावनी बहुत बड़ी छावनी है। मैंने अंदाजा लगाया था कि छावनी के हर स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी। मेरठ छावनी से पहले मेरठ सिटी पर गाड़ी लेट हो गई। आध घंटा ठहरकर आगे चली। मेरठ छावनी का स्टेशन आया तो एक सिपाही ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा ऊँघ रहा था। गोशे चश्म से देखा कि सिपाही ने डब्बे में एक गहरी नजर डालकर सब मुसाफिरों को देखा और फिर सर निकालकर आगे चल दिया। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया। मेरठ छावनी से गाड़ी निकली तो 15-20 मील आगे जाकर रुक गई। खुदा जाने जहां लाइन की मुरम्मत हो रही थी या कोई और बात थी कि गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही। उसके बाद ऐसी लेट होना शुरू हुई कि जब दिल्ली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहले एक बार इस शहर में वीजा लेकर आ चुका था। लाल किला और चांदनी चौक की सैर कर चुका था, लेकिन अब मैं एक हिंदू के भेष में माथे पर कैसर का तल्क लगाए ट्रेन से उतर रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की भीड़ थी। प्लेटफार्म की दीवार के साथ मैंने मिलिट्री पुलिस वालों को देखा कि कतार बांधे खड़े एक एक मुसाफिर को घूर रहे थे। मैं हजूम में गुम होकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर काफी रश था। मुझे धक्के लग रहे थे। मैं खुश था। मैं उसी तरह यहाँ से महफूज होकर बाहर निकल सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टिकट गेट पर खड़े चेकर को दिया और हजूम के रेले के साथ ही बाहर निकल आया। मैं मफलर उतारकर दोबारा अपने सर पर लपेट रहा था कि अचानक मेरी नजर बाएं जानिब एक आदमी पर पड़ी। वो ऊपर दूसरे प्लेटफार्म को जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 की उम्र का होगा। सर पर ओनी टोपी थी, जिस्म पर निस्वारी स्वेटर और पुराना सा कोट था और वो पजामा पहने हुए था। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर उस जगह पर आ गया जहां साइकिल रिक्शा, टैक्सियां और तांगे खड़े थे। मैंने यूं ही घूमकर एक नजर पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला आ रहा था। यकीनन ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और उसे मुझ पर शक हो गया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।